ऐसे ही का तमाम ये कंबोजवाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। हफ्ते के पहले मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है। आज का मनी सेंट्रल काफी खास है। खास इसलिए क्योंकि बहुत कुछ नया घटा है, देश में भी विदेश में भी। मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं, हर रोज की तरह। सर, बहुत स्वागत है आपका। बड़ी खबर सर, देश से क्या है आज हम बात करेंगे आपसे। मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है शुभम, और सारे दर्शकों का स्वागत है। जैसा शुभम ने कहा कि देश और विदेश दो खबरों के बीच प्रतिस्पर्धा है आज मनी सेंट्रल में, और हम कितना समय किसको दे पाते हैं ये देखना होगा। विदेश से बड़ी खबर है, क्वाड में जो बैठक चल रही है उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य में कुछ बड़े बदलाव होने की संभावना है, जिन्हें हम खोलकर आपको बताने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी खबर कि सरकार ने महंगाई के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है और महंगाई को रोकने के लिए एक सीरीज में कई सारे फैसलों की घोषणा की है। उससे आपकी जेब पर क्या असर होगा, महंगाई कम होगी या नहीं होगी, रिजर्व बैंक क्या करेगा, इसे भी हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये पिछले सप्ताह का सबसे बड़ा घटनाक्रम था जो हमारे सामने पेट्रोल डीजल पर सरकारी टैक्स में कटौती के रूप में सामने आया था। बिल्कुल। और शो कैसे आगे बढ़ेगा, कहां से शुरुआत होगी, इसके लिए देखिए ऑन द शो। तो आज सबसे पहले शुरुआत होगी विदेशी खबर से। चीन को कितनी चुनौती दे पाएगा IPEF। इसके बाद महंगाई घटाने के लिए चीन पर नरम पड़ेगा अमेरिका। क्यों लगा स्टील कंपनी के शेयरों में आज निचला सर्किट, ये जानेंगे। सस्ता पेट्रोल डीजल आखिर कब तक, क्या 15 दिन में फिर महंगा होगा कर्ज, और क्या सरकार के प्रयासों से वाकई महंगाई कम हो भी पाएगी या नहीं, ये समझेंगे अंशुमान जी से। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि आज शुरुआत हम विदेशी खबर से करेंगे। एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए आज टोक्यो में एक बड़ा ऐलान हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका की अगुवाई में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम यानी IPEF बनाने का ऐलान किया। इसमें जापान, भारत, इंडोनेशिया समेत कुल 13 देश शामिल हो चुके हैं। सर, कैसे समझें इसको, क्या है ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम? शुभम, ये घोषणा कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और ये पिछले जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं दोपहर में, तो ये सबसे बड़ी सुर्खी है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में। उसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो ये कि क्वाड का समिट टोक्यो में चल रहा है। चीन के खिलाफ अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय बिसात पर पेशबंदी कर रहा है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, जिसको एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक इनिशिएटिव भी कहा गया है इसमें, क्योंकि इसमें भारत ही नहीं, एशिया पैसिफिक देश है। इसकी घोषणा ने कई सारे बदलाव और संकेत दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 13 देशों का एक समूह है जिसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वहां की है। इसका संकेत उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में ईस्ट एशिया समिट में दिया था कि एशिया के भीतर उन देशों की एक ग्रुपिंग होनी चाहिए। इस ग्रुपिंग में वो सारे देश शामिल हों जो आपस में एक दूसरे से आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते रखते हैं। ये घोषणा एशिया के और दुनिया के रणनीतिक और आर्थिक परिदृश्य के लिए एक बड़ा घटनाक्रम बनेगी। इस फ्रेमवर्क की पूरी तस्वीर क्या है तो पता नहीं, लेकिन अभी जो संकेत हमारे पास खुलकर सामने आ रहे हैं उस हिसाब से ये फिलहाल कोई ट्रेड नेटवर्क नहीं होना है। इसे आपस में आर्थिक फैसलों को लेने का मंच बनाया जाना है। एक दूसरे के आर्थिक हितों को समन्वय करते हुए नीतियां बनाई जानी है। तो व्यापार से ज़्यादा इसका बड़ा संकेत ये है कि चीन के सामने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की अगुवाई में एक नया ग्रुप, एक नया ब्लॉक बनाने की कोशिश चल रही है। सर, क्या इसको RCEP का जवाब माना जा सकता है? चीन की ओर से RCEP लाया गया था। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि अब ये 13 देशों का एक क्लोज्ड ब्लॉक होगा। चाइना ने इसी चीज़ को लेकर इसको क्रिटिसाइज भी किया है। क्या इसको जवाब की तरह लें? कहना मुश्किल है, क्योंकि RCEP और इसमें अभी बहुत फर्क है। इस इंडो एशिया पैसिफिक नेटवर्क का विस्तारित ढांचा हमारे सामने आना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। इस तरीके की ग्रुपिंग्स दुनिया में बहुत सारी हैं, G20, क्वाड और अलग तरीके की। क्या यह वैसी ही ग्रुपिंग होगी? क्योंकि RCEP एक नितांत अलग तरीके की ग्रुपिंग है। वो एक ट्रेड पैक्ट है, वो एक फ्री ट्रेड एरिया है जिसमें सदस्य देश एक दूसरे देशों को से कारोबार करने में उन्हें अपने बाजार में एक्सेस देते हैं और आयात शुल्क घटाते हैं। RCEP इस सिद्धांत पर आधारित है। अगर आप इसका दूसरा विकल्प देखें तो वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रीटी थी जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया था, वो लगभग इस परिस्थिति में बनाई जा रही थी कि इसी तरह से ट्रेड ब्लॉक बनाया जाए।
एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कोई ट्रेड ब्लॉक होगा कि नहीं होगा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ एक और बड़ी दुविधा है कि इस ट्रेड ब्लॉक, इस नेटवर्क के बहुत सारे सदस्य आरसेप के मेंबर भी हैं। आरसेप के सदस्यों के तौर पर वो आपस में एक दूसरे को बाजार में एक्सेस देने के लिए और इंपोर्ट ड्यूटीज में कटौती की प्रक्रिया को न केवल साइन कर चुके हैं कि बल्कि कई सारे देशों में, साउथ कोरिया और बहुत सारे देशों में आरसेप का क्रियान्वयन भी शुरू हो चुका है, इंप्लीमेंट भी हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में अभी जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं, ये ट्रेड डील रिलेटेड, टैरिफ कट रिलेटेड फ्रेमवर्क नहीं होगा, बल्कि एक बड़ा फ्रेमवर्क होगा जिसमें देश सामूहिक रूप से बैठकर अपने आर्थिक हितों पर बातचीत करेंगे। अमेरिका इसे ट्रेड डील रिलेटेड नेटवर्क बनाना चाहेगा, इस पर अमेरिका में कई सवाल हैं, क्योंकि अगर इस ट्रेड डील रिलेटेड नेटवर्क में अमेरिका आगे आता है तो उसे अपने बाजार में भी इंपोर्ट ड्यूटीज कम करनी पड़ेंगी इस नेटवर्क के लिए, और उस पर अमेरिका में इस समय बड़ा दबाव है बेरोजगारी के कारण, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन करने के कारण। रिपब्लिकन्स की पूरी पॉलिटिक्स इस बात पर है कि अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए, अमेरिका के उद्योगों को पहले प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो क्या बाइडेन इस घोषणा के बाद इस सीमा तक जाएंगे कि जैसे चीन ने अपने बाजार में प्रवेश के लिए आरसेप देशों के साथ समझौता किया है, वैसी ही रियायतें अमेरिका अपने बाजार में इन देशों को देगा जिनको पहले से ही आरसेप में हिस्सा मिल चुका है? इस सवाल का जवाब अभी मिलना मुश्किल है, पर कूटनीतिक बिसात पर यह इनिशिएटिव अगले कुछ हफ्तों तक, 15 दिनों तक चर्चा में रहेगा और हम इसके ब्यौरे का इंतजार करेंगे। सर, टोक्यो से आने वाली यही बड़ी खबर थी, क्योंकि कहा तो बाइडेन ने बहुत और कुछ भी है। ये भी कहा गया है कि महंगाई बड़ी चुनौती अमेरिका में भी, और उसको कम करने के लिए चीन पर जो टैरिफ वॉर के समय में ट्रंप ने, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो टैरिफ लगाए थे उनको भी घटाया जाएगा। ये कितनी बड़ी घटना, कितना बड़ा संकेत है? शुभम, ये खबर मुझे लगता है कि ये चुनना मुश्किल है कि टोक्यो से उभरी दो खबरों में से ज़्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण खबर कौन सी है। ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क या एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को बड़ा माना जाए, या इस फैसले का संकेत माना जाए जो बाइडेन ने वहाँ पहुँचते ही कहा है और जिस पर काफ़ी चर्चा अलग अलग मंचों पर हो रही है। बाइडेन ने कहा है कि वो जो हाई इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ चाइना पर लगाए गए थे ट्रंप के एरा में, उन्हें हटाने की या उन्हें वापस लेने की कोशिश करेंगे। बाइडेन ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने ये सारे टैरिफ उनके कार्यकाल में, बाइडेन के कार्यकाल में नहीं लगाए थे। अब ये बड़ी दिलचस्प सी परिस्थिति है जो टोक्यो से उभरती। एक तरफ टोक्यो के पूरे घटनाक्रम की व्याख्या आप चीन को चुनौती के तौर पर कर सकते हैं, एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है जो चीन को चुनौती देगा, और दूसरी तरफ बाइडेन ने यह संकेत भी दिए हैं कि चीन के साथ जो ट्रंप के दौर में एक व्यापार युद्ध, ट्रेड वार शुरू हुआ था, उसे वो धीमे से अब खत्म करना चाहते हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसे लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति दो अलग अलग मोर्चों को एक साथ एड्रेस कर रहे हैं। जब उन्होंने आईपीएफ बनाने की बात कही तो उनका इशारा ग्लोबल ऑडियंस था, पर जब उन्होंने चीन के साथ आयात शुल्क में कमी की बात कही तो उनका इशारा डोमेस्टिक ऑडियंस था। अमेरिका में महंगाई चरम पर है। डेमोक्रेट सरकार को या डेमोक्रेट पार्टी की राजनीति के लिए महंगाई बेहद नुकसानदायक है। अमेरिका में जब भी महंगाई 6-7% के आसपास गई है, सरकारों को राष्ट्रपति दोबारा चुनकर नहीं लौटे हैं। ये इतिहास बताता है 80 से लेकर, और इसलिए अभी हाल में ये बात 18 मई की है जब अमेरिका की जो वित्त मंत्री हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जेनेट येलेन, उन्होंने इस बात का संकेत दिया था कि बाइडेन प्रशासन अपने यहाँ चीन से आने वाले आयात पर शुल्क में कटौती की तैयारी कर रहा है। उसकी वजह यह है कि चीन की एक बड़ी महंगाई, अमेरिका की एक बड़ी महंगाई चीन से आने वाले इस आयात शुल्क, महंगे आयात शुल्क के कारण आती है। और जेनेट येलेन ने यह भी कहा था कि चीन से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से अमेरिका के परिवारों को, फैमिलीज को और बिजनेसेस को बड़ा नुकसान हुआ है। करीब 25% के आसपास ड्यूटी एवरेज बढ़ाई गई थी और जिससे 335 बिलियन डॉलर के आसपास के ट्रेड पर असर पड़ा था। तो अब अगर अमेरिकी राष्ट्रपति यहां से लौटने के बाद किसी ऐसे आदेश पर दस्तखत करते हैं जिससे कि चीन से आने वाला सामान सस्ता हो, जो उन्हें करना पड़ सकता है क्योंकि अमेरिका में महंगाई रोकने के लिए चीन से आयात शुल्क सस्ता करने की जरूरत लग रही है, तो एक दूसरे तरीके की बहस से चर्चा शुरू होगी कि क्या चीन के साथ अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में अब थोड़ा बहुत बदलाव या नरमी आएगी, यानी वो जो आक्रामकता डोनाल्ड ट्रंप के दौर में थी उसमें कुछ कमी आएगी। बिल्कुल। तो ये थी विदेश की बड़ी खबर। अब लौटते हैं देश पर। सरकार के सामने महंगाई सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है और इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने पिछले हफ्ते एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए। सबसे बड़ा फैसला लिया पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का। पेट्रोल पर प्रति लीटर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए की कटौती की गई। इसके अलावा स्टील उत्पादों पर भी 15% से लेकर 50% तक निर्यात शुल्क लगा दिया गया ताकि घरेलू स्तर पर स्टील की सप्लाई बढ़ाकर कीमतों को काबू किया जा सके।
लौह अयस्क पर भी निर्यात शुल्क को 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इसके अलावा स्टील उत्पादों पर 15% निर्यात शुल्क लगाया गया है। स्टील इंडस्ट्री के सामने अब एक ये बड़ी दुविधा होगी कि स्टील के जो निर्यात के पहले से उन्होंने सौदे ले रखे थे उसका क्या होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा फैसला यह भी लिया गया कि स्टील इंडस्ट्री जो कोयला आयात करती है, जिसे कुकिंग कोल कहा जाता है, उस पर आयात शुल्क को खत्म कर दिया गया पूरी तरह से। इसके अलावा प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए भी कच्चे माल के आयात शुल्क पर को घटाया गया है। मतलब कुल मिलाकर सरकार की पूरी कोशिश ये थी कि टैक्स कम किए जाएं, चाहे वो आयात पर लगने वाले हों या अपने घर में लगने वाले हों, किसी भी तरह टैक्स को कम किया जाए जिससे महंगाई कम हो जाए। अब यहाँ इस पूरे चर्चा को कैसे समझा जाए, अंशुमान जी की इस पर टिप्पणी आप लोग निश्चित तौर पर इंतजार कर रहे होंगे, ली जाए, इस चीज़ को पूरी तरीके से आप आसानी से समझ सकें, इसलिए हमने इस पूरी बहस को तोड़ दिया है 6-7 बड़े सवालों में। वो कौन से सवाल होंगे जिनके जवाब मिलने से आपको ये पूरी बहस, पूरा जो सरकार की कोशिश है, इसका नतीजा साफ हो जाएगा। तो पहला सवाल ये होगा कि स्टील पर एक्सपोर्ट शुल्क लगाने का असर क्या होगा। दूसरा बड़ा सवाल ये होगा, क्या राज्य घटा पाएंगे पेट्रोल डीजल पर वैट, जब केंद्र सरकार ने अपना काम कर दिया है, क्या राज्यों की तरफ से भी ये कटौती हम देखेंगे। तीसरा बड़ा सवाल, घाटे से कैसे उभरेंगी तेल कंपनियां। ये सरकार करने के बाद जो तेल कंपनियों का घाटा है, उन पर इस फैसले का दरअसल असर क्या होगा। इसके बाद आरबीआई के गवर्नर का एक बड़ा इंटरव्यू आया, एक टीवी चैनल को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया इस कटौती के तुरंत बाद, उससे हमें क्या बड़े संकेत मिलते हैं ये समझेंगे। इस पूरी कोशिश का, तमाम प्रयासों का, तमाम फैसलों का सरकार के अपने बजट पर कितना असर होगा, ये अगला सवाल होगा। और इसके बाद अंतिम सवाल ये होगा, जो सबसे शायद जरूरी सवाल है, कि इस पूरी कसरत का, इस पूरी कोशिश का महंगाई पर असर कितना होगा। क्या महंगाई वाकई कम होगी। सर, पहला सवाल, सीधा सवाल स्टील कंपनियों पे मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आज सुबह जब शेयर बाजार खुला, उसके बाद स्टील कंपनियों में तेज गिरावट देखने को मिली और प्रमुख सारी कंपनियां, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, सेल, सब में लोअर सर्किट लग गए। कारोबार बंद हो गया वहां कुछ देर के लिए क्योंकि लोअर सर्किट लग गए। स्टील कंपनियों पर निर्यात शुल्क बढ़ाने का क्या असर होगा। शुभम, ये जो शनिवार को वित्त मंत्री की घोषणा आई, वो एक छोटा मोटा बजट जैसी थी और उस घोषणा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि महंगाई सबसे बड़ी चुनौती है और इसलिए एक तरफ से कई सारे प्रयास हमें दिखाई दिए। इसका एक हिस्सा हम आरबीआई की पॉलिसी के तौर पर देख चुके हैं, जहां आरबीआई ने ब्याज दरों में बड़ी 40 बेसिस पॉइंट की या 0.4% की बढ़ोतरी की थी। इन फैसलों में, बाकी फैसले पेट्रोल डीजल पर बाद में चर्चा करते, स्टील पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने से एकदम सनसनी फैल गई, पूरा बाजार लड़खड़ा गया। उसकी दो बड़ी वजह थी कि भारतीय स्टील का कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है। जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि भारत में 110 मिलियन टन का स्टील का प्रोडक्शन है, जिसमें पिछले साल करीब 10 मिलियन टन के आसपास का निर्यात हुआ है। अब यहां चुनौती यह है कि सरकार को यह लगा कि शायद भारतीय स्टील की बिक्री पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रोक देने से बाजार में स्टील की कीमतों में कमी की जा सकती। कमी कितनी होगी ये हमें WPI के आंकड़े आने के बाद पता चलेगा, लेकिन इससे स्टील उद्योग गहरी दुविधा में फंस गया। फिक्की की तरफ से एक पूरा बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि कम से कम कंपनियों को 3 महीने का समय दिया जाए, क्योंकि करीब करीब जो मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं शुभम, उस हिसाब से करीब 2 मिलियन टन के स्टील के ऑर्डर्स पाइपलाइन में हैं। जिन ऑर्डर्स को डिलीवर किया जाना और उनके LOC खुल चुके हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट खुल चुके हैं। सरकार की दुविधा यह है कि अगर वो तत्काल प्रभाव से स्टील के निर्यात को रोक देती है तो तभी महंगाई में कमी संभव हो सकेगी, और अगर ये स्टील का निर्यात अगले 3 महीने तक रहता है तो महंगाई में तत्काल इसका कोई असर नहीं आएगा। लेकिन हुआ ये कि स्टील कंपनियों की तेज गिरावट के कारण निफ्टी भी ब्लीड कर गया। भारतीय शेयर बाजार में तेज गिरावट आई इस फैसले के बाद। एक्सपोर्ट ड्यूटी को आमतौर पर अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अपने निर्यात को महंगा करना या अपने निर्यात को रोकना बाजार व्यवस्था के हिसाब से बेहतर नहीं होता। तो इंडस्ट्री के लिए सरप्राइजिंग था। इस फैसले का कितना असर हमें कीमतों पर दिखाई देगा, ये बात हमें बाद में पता चलेगी। एक चीज, दूसरी चीज हमें हमेशा ध्यान रखना जरूरी है कि स्टील की जितनी कीमतें बढ़ चुकी हैं वो बढ़ी हुई हैं और वो पास ऑन होना शुरू हो गई हैं। ये अगर तत्काल प्रभाव से फैसला लागू होता है और सरकार इस फैसले को पुनर्विचार नहीं करती, जिसमें मुझे संभावना लग रही है कि फैसला सरकार के गले में फंस सकता है और उस पर पुनर्विचार की स्थिति बन सकती है। अगर ऐसा पुनर्विचार नहीं करती है और स्टील के निर्यात पर 50% की ड्यूटी, 15 से 50% तक की ड्यूटी बनी रह सकती है, तो निश्चित तौर पर हमें WPI इन्फ्लेशन में अगले 1 तिमाही में इसका असर जरूर दिखाई देगा। लेकिन जो पिछली महंगाई स्टील की कीमतें बढ़ने के कारण आ चुकी है वो अपनी जगह स्थिर रहेगी और उसका वो प्रभाव बनाए रखेगी।
बिल्कुल अंशुमान जी की पुरानी बात मुझे याद है कि महंगाई जो है वो टूथपेस्ट से ऐसे पेस्ट निकालते हैं उसकी तरह, जितना निकल गया उसको दोबारा वापस डालना बड़ा मुश्किल है, और वैसा ही असर अब हम स्टील कंपनियों की स्थिति में देखेंगे। सर, दूसरा सवाल जो सबसे ज्यादा टॉप ऑफ द माइंड लोगों के दिमाग में, वो है पेट्रोल डीजल पर। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने अपना काम कर दिया दूसरी बार, एक बार इससे पहले अक्टूबर नवंबर में, दोबारा अब केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी कर दी। उस समय तमाम राज्यों ने भी कटौती की थी। अभी 3 राज्य, महाराष्ट्र, केरला और राजस्थान, 3 सरकारों ने वैट में कुछ कटौती की है। अन्य राज्यों की स्थिति आप क्या देखते हैं? क्या वो इस स्थिति में हैं, उनका बजट इस बात की परमिशन देता है, इजाज़त देता है कि वो वैट में कटौती करके और पेट्रोल डीजल और सस्ता कर सकें? शुभम, ये जब भी केंद्र सरकार अपने एक्साइज ड्यूटी में कमी करती है तो उसका राज्यों के स्तर पर जो रेसिप्रोकेशन है या उसी तरीके की कटौती है, इसको लेकर भारत का अनुभव बहुत मिला जुला है। अक्टूबर में भी हमने देखा था कि राजनीतिक रूप से विभाजित भारत के राज्यों में कुछ ही राज्यों ने अपने यहाँ वैट में कमी करके पेट्रोल डीजल को सस्ता किया था। राज्यों की तरफ से पेट्रोल डीजल में की कीमतों में कटौती के 2 बड़े पैमाने होते हैं, या तो राजनीतिक रूप से वो चुनाव की तरफ जा रही हों, या फिर वो अपनी केंद्र की राजनीतिक दल के साथ सहानुभूति के लिए और राजनीतिक रूप से फैसला सामने लेने के लिए इस तरीके का फैसला करें। समस्या यहाँ दुविधा बहुत बड़ी है, राज्यों के सामने बड़ी दुविधा है, और वो कल जैसे ही ये फैसला हुआ उसके बाद तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने इस पर सवाल उठाया, केरल के वित्त मंत्री ने इस पर सवाल उठाया, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स में केंद्रीय टैक्स का हिस्सा आमतौर पर बड़ा है, ज़्यादा वसूली है केंद्र सरकार की, राज्यों के वैट कम है, पहली चीज़ ये। दूसरा ये कि अगर आप व्यवहारिक रूप से देखें शुभम, तो कीमतें वापस मार्च वाले स्तर पर आ गई हैं, यानी जितनी बढ़ोतरी हमने मार्च से अप्रैल के अंत तक देखी थी उतनी ही बढ़ोतरी सरकार ने रोल बैक कर ली है ड्यूटी कम करने के कारण। तो अब हम वहीं खड़े हैं। तो राज्यों की दृष्टि से जो बढ़ोतरी इस दौरान उन्होंने अपनी कमाई की थी, वो कमाई वापस लेने के लिए उन्हें तैयार होना पड़ेगा अगर वो इसमें कटौती करते हैं। राज्य सरकारें जून में जीएसटी का कंपेंसेशन खत्म होने की तरफ निगाह लगाए हुए हैं, क्योंकि जीएसटी का क्षतिपूर्ति खत्म होने के बाद उन्हें अपने नए संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी। राज्य सरकारें ये भी देख रही हैं कि बाजार में बॉन्ड यील्ड 7.5-8% के आसपास पहुंच चुकी है, उनके लिए कर्ज महंगा होने वाला है। राज्य सरकारें ये भी देख रही हैं कि अर्थव्यवस्था में नॉर्मल बॉयंसी या रेवेन्यू बॉयंसी उतनी ज़्यादा नहीं है कि उनके पास बाकी टैक्स जुटाने की सुविधा हो। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, जब हम राज्यों के खजानों को करीब से देखें, और बहुत सारे राज्यों की आर्थिक स्थिति वास्तव में बड़ी चुनौतीपूर्ण है, तो ये फैसला राज्य अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं की और अपने अपने बजटों की जरूरत के मुताबिक लेंगे, और वो शायद वैट घटाने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। उसकी एक और वजह हो सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 से ऊपर बनी हुई हैं। उन्हें यह भी नहीं पता है कि आने वाले समय में तेल कंपनियां अगला रुख क्या लेंगी, और कीमतों का अगला रुख, भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों का अगला रुख क्या होगा। और इसलिए आपने देखा कि केवल 3 राज्यों ने इस पर फिलहाल आज तक रिएक्ट किया है और अपने यहाँ कटौती की है वैट में। इसमें बहुत सारा फर्क इस बात पर भी पड़ेगा कि किस राज्य में, पड़ोस वाले किस राज्य की तुलना में पेट्रोल डीजल की कीमतें ज़्यादा थी, क्योंकि अगर राज्य में कीमतें कम होती हैं तो उससे एक किस्म का कंपटीशन होता है नेबरहुड स्टेट्स में। तो राज्यों की तरफ से कोई ब्लैंकेट कटौती वैट में इससे पहले भी नहीं हुई थी, एक तरफा कटौती नहीं हुई थी जब अक्टूबर में एक्साइज ड्यूटी में कमी हुई थी, और इस बार भी इस बात की उम्मीद नहीं लगती कि पूरे देश में एक साथ पेट्रोल डीजल की कीमतें सस्ती हो जाएंगी, सस्ती हो पाएंगी। राज्यों के बजट उस बात की परमिशन नहीं दे रहे हैं। सर, अगला एक स्टेक होल्डर और होते हैं, उसमें होती हैं तेल कंपनियां। केंद्र ने टैक्स घटाया, कुछ राज्यों ने टैक्स कम किया, हमें आपको पेट्रोल डीजल उस कीमत पे मिलने लगा जिस पे मार्च में मिलता था। लेकिन तेल कंपनियों का क्या, क्योंकि अब तो क्रूड ऑयल तो $100 $110 के ऊपर बना हुआ है, उनकी अंडर रिकवरी लगातार बढ़ रही है, वो कहां से ये खर्चे पूरे करेंगे, उनकी समस्या कैसे सॉल्व होगी? यही हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है शुभम, कि कितने समय तक के पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी वापस ली गई है, मार्च के तक हुई बढ़ोतरी, मार्च से अप्रैल के बीच हुई बढ़ोतरी को वापस लिया गया, वो कितने समय तक बनी रह पाएगी। इसमें 2 महत्वपूर्ण संकेत हमें कल मिलते हैं इस फैसले के बाद। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का एक इंटरव्यू कई सारी जगह प्रकाशित हुआ और प्रसारित हुआ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर तेल की कीमतें $100 से ऊपर बनी रहती हैं तो तेल कंपनियों पर एक सीमा से अधिक दबाव नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो भी इसमें स्टेक होल्डर है, नंबर 1। दूसरी चीज़ है कि रिजर्व बैंक गवर्नर, जिनके ताजे इंटरव्यू पर हम आगे चर्चा करेंगे, उन्होंने भी ये माना कि रुपए पर दबाव है, हालांकि रुपए को एक सीमा से अधिक नहीं गिरने दिया जाएगा, लेकिन रुपए की कीमतों में दबाव बना हुआ है। अब आप इन 2 बयानों की रोशनी में तेल कंपनियों की परिस्थिति समझिए। तेल कंपनियों के पास जो
अंडर रिकवरी है पेट्रोल पर वो 11-12 रुपए की है और डीजल पर करीब 25 रुपए की है। ये जो एक्साइज ड्यूटी में कमी की है केंद्र सरकार ने, ये इसका हिट केंद्र सरकार के खजाने पर है, 2,20,000 करोड़ रुपए का। तेल कंपनियों की अंडर रिकवरी का इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तेल कंपनियों की अंडर रिकवरी बनी हुई है। अब तेल कंपनियां इस पूरी बढ़ी हुई कीमतों को, जो कच्चा तेल महंगा वो खरीद रही हैं, इसके साथ जो बाकी कॉस्ट उनकी बढ़ी हैं, उन्हें वो कब तक बर्दाश्त कर पाएंगी। और इसलिए इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि हम कुछ ही समय में शायद फिर कीमतों में छोटी छोटी बढ़ोतरियां फिर देखेंगे, क्योंकि जब तक क्रूड की कीमत, दो बड़े महत्वपूर्ण फैक्टर हैं शुभम पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने में क्रूड का अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य जो $100 से ऊपर और लंबे समय तक रहने की संभावना है, दूसरा रुपए की कमजोरी जो बराबर बनी रहने की संभावना है क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है, और तीसरा जो फैक्टर था टैक्सेशन का, उस फैक्टर पर सरकार ने अंततः थोड़ी राहत देने की कोशिश की है और अपने उस घाटे की भरपाई केंद्र सरकार कर्ज लेकर करेगी, नया कर्ज लेकर करेगी जो उसको नुकसान हुआ है। पर तेल कंपनियों के लिए यह मुश्किल होगा कि वो इस बढ़े हुए महंगे कच्चे तेल पर लंबे समय तक कीमतों में बढ़ोतरी टाल सकें। सर अब बात आरबीआई के, एक चीज इसमें और जोड़ने की जरूरत है कि आज इस तरीके की भी खबरें हमारे पास थी कि जो प्राइवेट ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन्होंने राशनिंग शुरू कर दी। उन्होंने अपने पेट्रोल पंप से कहा है कि वो बड़े ऑर्डर ना लें क्योंकि उनको बहुत नुकसान हो रहा है। लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि जो सरकारी पेट्रोल डीजल कंपनियां, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, वो भी पेट्रोल डीलर से ये कह रही हैं कि डिमांड को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, बहुत बड़े ऑर्डर या बहुत थोक में सप्लाई ना की जाए, क्योंकि थोक में बिकने वाला जो डीजल है, खासतौर से डीजल है, उस पर कंपनियों को और ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये भी एक इसका महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें मौजूदा परिस्थिति में ध्यान रखना होगा कि तेल कंपनियां अपनी तरफ से डिमांड कम करने की कोशिश भी करेंगी। बिल्कुल, जितनी बड़ी सेल उतना बड़ा घाटा, अगर घाटा हो रहा है तो। सर अब आते हैं आरबीआई के गवर्नर के इंटरव्यू पे। इंटरव्यू में आरबीआई गवर्नर ने 2-3 चीज़ें बड़ी स्पष्ट कहीं कि ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी, बिल्कुल क्लियर है। महंगाई पर अभी उन्होंने कुछ भी साफ साफ कहने से मना करा। उन्होंने कहा जून की पॉलिसी में आपको साफ स्पष्ट संकेत मिलेगा। हर दिन हम ड्राइंग टेबल पर बैठते हैं और आंकड़े पढ़ते हैं। और क्या संकेत आपको दिखता है, अगर हम मैक्रोज के हिसाब से देखें, क्या अहम बातें आरबीआई के गवर्नर से आपको निकलती दिखती इंटरव्यू से? आरबीआई के गवर्नर ने एक तरह से इस बात का संकेत दे दिया कि ये जो भी प्रयास कल किए गए हैं ये अच्छे हैं, ज़रूरी हैं, और हम बराबर इस बात को कह रहे थे कि महंगाई की लड़ाई अकेले बैंक स्ट्रीट क्यों लड़े, अकेले आरबीआई क्यों लड़े, नॉर्थ ब्लॉक महंगाई की लड़ाई में आगे क्यों नहीं आया, वो भी उस लड़ाई में आगे क्यों नहीं आया और सरकार उसमें आगे आई। अब कम से कम केंद्र भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने वाले दोनों रेगुलेटर, मॉनेटरी रेगुलेटर और फिस्कल रेगुलेटर, इस बात पर तो सहमत हो गए हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की और भारतीय लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या महंगाई है। और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण संकेत है कि अभी तक तो इससे बचने की, इस तथ्य से बचने की कोशिश की जाती थी। आरबीआई गवर्नर ने एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कही कि जिसका संकेत आप निकाल सकते हैं कि आने वाली 7-8 ही दिन, 15 दिन रह गए हैं शायद मॉनेटरी पॉलिसी में, एक बढ़ोतरी और ब्याज दरों में होगी। अब वो कितनी होगी, अगर आप उनके पिछले बयानों से निष्कर्ष निकालें तो उन्होंने कहा था कि हमने 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी इसलिए फ्रंट लोड की थी कि आगे की बढ़ोतरी कम रखी जा सके, तो 25 बेसिस पॉइंट हो सकती है, 30 बेसिस पॉइंट हो सकती है, एक चीज। दूसरी चीज, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हम इन्फ्लेशन का नया अनुमान जारी करेंगे, महंगाई का नया अनुमान जारी करेंगे। महंगाई 7.5% के आसपास है, 7.7% के आसपास है। आरबीआई का जो कंफर्ट लेवल है वो 6% है। इस हिसाब से जो नया अनुमान आएगा उससे हमें समझ में आएगा कि रिजर्व बैंक आने वाले समय में और कितनी बढ़ोतरी करेगा। दूसरी बात उन्होंने महत्वपूर्ण कही, तो अगर आपको लगता है कि केंद्र सरकार के शनिवार के फैसले से बाजार में सब कुछ बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। एक बात और उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन प्री कोविड लेवल तक की लिक्विडिटी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि उसका असर बाजार में मांग पर और अर्थव्यवस्था में रिकवरी पर पड़ेगा। जो हमें दिखता है, इसका मतलब यह है कि रिजर्व बैंक बाजार में थोड़े लंबे समय तक महंगाई चलने का अनुमान कर रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी रहेगी, बाजार में पैसा रहेगा, तभी अर्थव्यवस्था में जो रिकवरी आ रही है उसे सपोर्ट मिलेगा। और तीसरी और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारी आपकी जेब से और महंगाई को प्रभावित करती है कि रुपए को एकदम नहीं गिरने देगा आरबीआई, रुपए बाजार में इंटरवीन करता रहेगा। अब इसके आप बहुत स्पष्ट मतलब निकाल सकते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार का अगला आंकड़ा जो इस हफ्ते शायद हमारे सामने आएगा, उसे हमें करीब से देखना होगा कि अगर रिजर्व बैंक बाजार में रुपए को थामने के लिए लगातार इंटरवीन करता रहेगा तो विदेशी मुद्रा भंडार में कमी होगी, और वो कमी हमें रुपए की गिरावट के तौर पर सामने आएगी। ये 4-5 चीजें हैं जो आज रिजर्व बैंक गवर्नर के इंटरव्यू से हमारे सामने आती है। सर अगला सवाल सरकार के बजट पे। अब सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है, अगर उसको जनता को राहत देनी है
उसका असर कहीं तो जाएगा, क्योंकि कच्चा तेल उबल रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। आपको क्या लगता है कि सरकार का अपना बजट इस पूरी कसरत से, इस पूरी कोशिश से, इन सारे कदमों से कितना बिगड़ सकता है? फिजिकल डेफिसिट के मोर्चे पर देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट के मोर्चे पर देखिए, बोरोइंग के मोर्चे पर देखिए, आपको क्या लगता है कि सरकार की अपनी गणित, अपना बजट कितना बिगड़ सकता है? शुभम, जो फैसले शनिवार को घोषित किए गए, उन्हें अगर आप मिला लीजिए तो महंगाई से लड़ने का जो टोटल बिल है जो सरकार ने अपने सर पे लिया है वो 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान एक्साइज ड्यूटी में कटौती के तौर पर केंद्रीय खजाने को उठाना पड़ेगा। फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी, उसकी कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। वित्त मंत्री ने संकेत दिया। इसके अलावा उज्ज्वला योजना पर सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ाई गई और इस तरीके के बाकी कदम है। अब इस 2 लाख करोड़ रुपए में जो परसों संकेत मिले कि 1 लाख करोड़ रुपए की बारोइंग सरकार अतिरिक्त इस साल अतिरिक्त करेगी, और यह बॉन्ड यील्ड के लिए बड़ी चुनौती है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने इस तरफ इशारा भी किया कि हम बॉन्ड यील्ड को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स पर दबाव रहेगा, इस बात का संकेत उन्होंने दिया, क्योंकि 1 लाख करोड़ की नई बारोइंग केंद्र सरकार की तरफ से इस साल के बजट के अनुमान से आगे आ रही। अब बचा हुआ जो 1 लाख करोड़ है उसे सरकार ये मानकर चल रही है कि अगर हमारे पास इकोनॉमी में रिकवरी आती है, टैक्स का संग्रह बेहतर होता तो बचा लेगा। लेकिन फिर घूमकर बात वहीं आ जाती है कि इस साल कितनी सरकारी कंपनियां बिकेंगी और कितनी जल्दी बिकेंगी। सरकार का जो बाकी घाटा महंगाई से लड़ने के मामले में आ रहा है, उसकी का एक बड़ा दारोमदार इस बात पर होगा कि भारत से में सरकारी कंपनियों का विनिवेश कितना होता है। और इन सारे फैसलों का असर शुभम बकले 1-2 क्वार्टर में दिखाई दे जाएगा। इसमें 3-4 बड़े पिटफॉल्स हैं। अगर रुपया और कमजोर हुआ, अगर पेट्रोल कच्चे तेल की कीमतें $100-110 के आसपास बनी रही, सप्लाई चेन में डिसरप्शन रहा, दुनिया के किसी और हिस्से में सिक्योरिटी के कंसर्न आए, तो ये जो सारे फैसले हैं ये 3 महीने बाद अपना असर खो देंगे। क्योंकि उसके बाद फिर सरकार को एक और बड़ी किस्त जारी करनी पड़ेगी, इसी तरह से टैक्स की कटौती की या महंगाई से लड़ने की। उसका स्पेस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने इस कटौती के लिए, क्योंकि आप देखो कितना सीमित स्पेस है गवर्नमेंट के पास, कि अगर आपके लिए वो टैक्स कम करना चाहती है तो अपने को कर्ज बढ़ाना पड़ता है। बहुत सीमित स्पेस में काम करती हैं भारत की सरकारें। तो इस सिचुएशन में हमें कर्ज बढ़ाने का असर हमें बाकी मौद्रिक व्यवस्था पर भी दिखाई देगा। सर, अब इस पूरे चर्चा का निचोड़, इन सारे प्रयासों से महंगाई कम होगी? जो इनिशियल आकलन है हमारे पास वो 20 से 40 बेसिस पॉइंट तक के हैं, यानी कि 0.2% से 0.4% की। तो अगर आप मानिए कि ये असर हमें अगले क्वार्टर में, मतलब जून जुलाई अगस्त में दिखाई देता है और महंगाई की दर 7.8% के आसपास है, तो 7.5%, 7.4% के आसपास आ सकती है। और इसलिए रिजर्व बैंक गवर्नर ने शायद महंगाई को लेकर एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि सारे फैसले तत्काल इंप्लीमेंट होने से भारत की महंगाई दर 7.5-8% से घटकर एकदम 6% पर आ जाएगी और सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि महंगाई बहुत जटिल और बहुत जिद्दी है। क्योंकि एक बार जब महंगाई बढ़ चुकी होती है ना, तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, हमारी निगाह अब दिलचस्प रूप से शुभम इस बात पर रहेगी कि WPI की स्थिति क्या बनती है, थोक महंगाई का आंकड़ा कहाँ लेकर आता है। अगर थोक महंगाई के आंकड़े में हमें थोड़ी बहुत भी कमी दिखती है, 100 बेसिस पॉइंट, 150 बेसिस पॉइंट की, तो हमें कह सकते हैं कि अगले 3 महीने में, 4 महीने में हमें खुदरा महंगाई में कमी दिखाई देगी। खुदरा महंगाई को प्रभावित करने वाली सब्जी जैसी चीज़ें हैं, उनमें शायद सप्लाई के दबाव बेहतर हो जाएंगे। मानसून पर बड़ा दारोमदार है, खरीफ की फसल पर बड़ा दारोमदार है। तो महंगाई की राह में भी बहुत सारी बाधाएं हैं, केवल एक ही बाधा नहीं है। वो भी सारे फैक्टर्स हैं जो हमें आने वाले समय में बताएंगे कि महंगाई की परिस्थिति क्या रहने वाली है। और इस बार ये भी आप मान सकते हैं कि 8 जून से जब RBI की क्रेडिट पॉलिसी शुरू होगी और 10-11 तारीख को जब हमारे पास नतीजे उसके आएंगे, तो इस बार बाजार को, लोगों को, आम जनता को इस बात का इंतजार नहीं होगा कि रेपो रेट में कितनी बढ़ोतरी हुई। उससे ज़्यादा शायद उत्सुकता इस बात की होगी कि RBI जो अपना नया अनुमान लेकर आ रहा है, जिस पर वो अभी काम कर रहा है, आज गवर्नर ने अपने साक्षात्कार में जिसकी ओर इशारा भी किया, वो ये कि RBI का नया अनुमान महंगाई का कितना होता है। जो महंगाई का अनुमान अभी 4% पर है और 6% तक ये माना जाता है सहनीय है, लोग महंगाई को सहन कर सकते हैं या अच्छी महंगाई है जितनी अर्थव्यवस्था की जरूरत है। वो जो अगला अनुमान आ रहा है वो सरकार का कितना है, वो शायद इस बार की रिजर्व बैंक की पॉलिसी का सबसे जरूरी, सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण नंबर होगा। तो ये पूरी चर्चा में अंशुमान जी ने जो आपको हर मोर्चे पर खुलकर बताया कि कितना असर पड़ेगा, अंत में आप ये ले जा सकते हैं अपने घर कि महंगाई 20 बेसिस पॉइंट से 40 बेसिस पॉइंट तक कम हो सकती है। सप्लाई के अगर साइड के जो कंसर्न थे वो अगर कुछ सुलझते हैं तो महंगाई में और कुछ कमी देखने को मिल सकती है। हाँ, रिटेल से ज़्यादा महत्वपूर्ण आंकड़ा WPI का होगा। जब अगले महीने WPI आएगा
तब ये शायद सही पिक्चर क्लियर होगी कि सरकार की इन कोशिशों का दरअसल कितना असर दिखा। ये हमारी पूरी पेशकश थी अब सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर। अब चलिए मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट पर जो जुड़ी है स्टार्टअप से। स्टार्टअप्स में हो क्या रहा है, दरअसल नौकरियां जा रही हैं। हर दिन कोई अखबार आप पढ़िए तो हर दिन पता चलता है कि कोई नए स्टार्टअप में कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दिया, विदा कर दिया। क्यों हो रहा है ऐसा, प्रवीण शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। कुछ दिन पहले की ही बात है। सॉफ्टबैंक के सीईओ मासायोशी सोन ने कहा था कि इस साल उनका फंड पिछले साल के मुकाबले बस 1/4 पैसा ही स्टार्टअप में लगाएगा। वजह है 2021-22 में सॉफ्टबैंक को रिकॉर्ड $13 अरब का लॉस होना। लेकिन इस फैसले से सबसे ज्यादा बेचैन भारतीय स्टार्टअप्स हैं। दरअसल सॉफ्टबैंक भारतीय टेक स्टार्टअप में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। इसके भारत में $14 अरब से ज्यादा निवेश है। सॉफ्टबैंक का फैसला भारतीय स्टार्टअप्स पर टूटे मुसीबतों के पहाड़ की एक बानगी भर है। पिछले साल तक ग्रोथ, फंडिंग, एम्प्लॉयमेंट और यूनिकॉर्न बनने की होंकार भर रहे स्टार्टअप्स का मार्केट इन दिनों बेजार होता नजर आ रहा है। अब फंडिंग सूख गई है, ग्रोथ और प्रॉफिट पर मुश्किल के बादल छाए हैं, वैल्यूएशन पर इन्वेस्टर को भरोसा नहीं है और जो स्टार्टअप्स लिस्ट हो गए हैं उनके शेयर औंधे मुंह पड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? गुजरे वर्षों में सपोर्टिव माहौल से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया और ये बाजार 12 से 15% की रफ्तार से बढ़ रहा है। आर्थिक सर्वे 2021-22 की माने तो फिलहाल देश में 14,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और स्टार्टअप्स धड़ाधड़ यूनिकॉर्न बन रहे हैं। मई शुरुआत में न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म ओपन के तौर पर भारत को 100वां यूनिकॉर्न मिला है। लेकिन स्टार्टअप्स की राह में मुश्किलों का दौर पिछले साल से शुरू हो गया। सबसे पहले आईपीओ लाने वाले स्टार्टअप्स बाजार में आते ही पसर गए। इन कंपनियों की वैल्यूएशन को लेकर दावे बेमानी साबित होने लगे। जोमैटो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार जैसे स्टार्टअप्स तो आज की तारीख में अपने इशू प्राइस से भी नीचे चल रहे हैं। वैल्यूएशन की चिंता ने फंडिंग करने वालों के हाथ रोक दिए। इंडियन स्टार्टअप्स ने इस साल मार्च और अप्रैल में $5.8 अरब जुटाए हैं। पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले ये रकम 15% कम है। 2021 में नए फंड्स के तौर पर भारत के टेक स्टार्टअप्स ने $35 अरब जुटाए थे। इन स्टार्टअप्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मसलों ने भी सबको डरा दिया है। भारत पे पर हुई फजीहत से आप वाकिफ ही होंगे। अब मसला कैश बर्निंग और प्रॉफिटेबिलिटी का। जोमैटो समेत नई पीढ़ी के ज्यादातर धंधे कैश बर्निंग पर टिके हैं। इनके प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी का कोई पता ठिकाना नहीं। 100 यूनिकॉर्न्स में से बस 23 ही प्रॉफिट दर्ज कर पाए हैं। असर ये है कि नई कंपनियों की फंडिंग टाइट हो गई है। हालात मुश्किल हुए तो स्टार्टअप्स ने नौकरियां खत्म करना शुरू कर दिया। कास्ट 24 ने अभी 600 लोगों को नौकरी से निकाला है। एडटेक वेदांतु ने मई में ही 2 राउंड में 624 लोग निकाले हैं और ये फहरिस्त लंबी है। क्या भारतीय स्टार्टअप्स के लिए आने वाला वक्त मुश्किल है? इसका जवाब निश्चित तौर पर हाँ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दशक को टेकेड माना है और उन्होंने इसके अंत तक देश में 60,000 स्टार्टअप्स होने की उम्मीद जताई है। लेकिन ये सपना तभी हकीकत बनेगा जबकि वैल्यूएशन से लेकर प्रॉफिटेबिलिटी तक के मोर्चे पर ये स्टार्टअप्स खुद को धुरंधर साबित करेंगे। मनी 9 के लिए प्रवीण शर्मा। सर, स्टार्टअप्स क्या हर तरफ से दिक्कत में ही है? पेटीएम का रिजल्ट आए, वहां भी पता चला मुनाफा घाटा बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़े हैं लेकिन घाटा भी बढ़ गया है। इधर नौकरियां जा रही हैं कि फंडिंग नहीं आ रही है। स्टार्टअप्स के लिए अच्छे दिन अब कब आएंगे? भारतीय स्टार्टअप स्पेस में बहुत सारी चुनौतियां हैं और चुनौतियों को आप कई एंगल से देखें। भारत का जो सबसे बड़ा रेगुलेटर है उसे स्टॉक मार्केट में इन कंपनियों के वैल्यूएशन पर भी भरोसा नहीं है और वहां से ये बात शुरू होती है और इसलिए जो स्टार्टअप कंपनियां स्टॉक मार्केट में जाकर उनकी लिस्टिंग का त्यौहार हो रहा था उस पर सेबी ने खुद रोक लगा दी है। दूसरी तरफ जो बाकी कंपनियां हैं जिनके वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा थे, यूनिकॉर्न बनी थी, उनके वैल्यूएशन और उनके बिजनेस मॉडल्स के बीच में कोई मैच नहीं दिखाई दे रहा है। भारत के स्टार्टअप्स जिस डिमांड पर, जिस व्यवस्था पर टिके हुए
थे, वो पूरा मॉडल अभी उस तरह से स्टेब्लिश नहीं हो पाया है। और इसलिए हमें ये लग रहा है कि स्टार्टअप्स ने खुद को ही सीमित करना शुरू कर दिया। और ये जो जॉब कट में बड़े पैमाने पर करीब 4,500 के आसपास नौकरियां मार्च से लेकर मई तक अलग अलग स्टार्टअप्स में गई हैं। और अगर आप ध्यान दे के देखें तो ये वही स्टार्टअप है जो 6 महीने पहले 8 महीने पहले भारत की सक्सेस स्टोरी थे। इनमें एडटेक के स्टार्टअप्स हैं, इनमें फिनटेक के स्टार्टअप्स हैं, इनमें ई कॉमर्स के स्टार्टअप्स हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो भारत के पूरे स्टार्टअप मॉडल को हिला चुका है और हिल रहा है। और इसमें एक बड़ी भूमिका उन स्टार्टअप्स की असफलता की है शेयर बाजार में, या उन स्टार्टअप के वैल्यूएशन की है जिन्हें जो शेयर बाजार में लिस्ट हुए थे और उसके बाद रेगुलेटर्स को उनके नंबर्स पर भरोसा नहीं था। तो ये एक किस्म का डिसरप्शन जो स्टार्टअप में आया था, ये उसका रिवर्स डिसरप्शन स्टार्टअप बाजार में दिखाई दे रहा है। हमें इस ट्रेंड को और करीब से देखकर समझना पड़ेगा कि आखिर भारत के स्टार्टअप स्पेस में अब कितनी कंपनियां बचेंगी जो जिनके बिजनेस मॉडल लोगों के लिए भरोसेमंद हो सकें, खासतौर से निवेशकों के लिए। और ये किसी भी लिहाज से, आप रोजगार के लिहाज से कहिए, आप फॉर्मलाइजेशन के लिहाज से कहिए, आप स्टार्टअप के लिहाज से कहिए, आप निवेशकों के लिहाज से कहिए, किसी भी लिहाज से ये अच्छी खबर नहीं है। आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए। कल आपसे फिर से होगी मुलाकात शाम 7 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। का तमाम ये कम्बोज लाल है।